इंटेलिजेंस जो है वो एक अजीब लेवल की फेलियर कह लें या नॉन एग्जिस्टेंस कह लें या आई डोंट नो किस स्टेज में है वो। भारत को इस पैक्ट के बारे में पता भनक तक नहीं पड़ी। भारत के लिए ये पैक्ट भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब अभय जी, भारत के सामने बहुत सारी चुनौतियां खड़ी हो गई हैं इस पैक्ट के बाद, क्योंकि भारत के पड़ोसी का एक ऐसे पैक्ट में चला गया है जिसमें से अब भारत को किसी भी तरह का इंगेजमेंट करने से पहले 1000 बार सोचना पड़ेगा पाकिस्तान से। भारत एक परमाणु शक्ति है, बड़ी देश है। मुझे लगता है भारत को अपने विदेश नीति बहुत ही सही ढंग से करना चाहिए और मैं स्पष्ट रूप से कहने को तैयार हूं, अभी की जो विदेश नीति है भारत की वो बिल्कुल भी सही नहीं है। अभी जी, इसी नाजुक स्थिति पे किसी तरह का बात करने से मैं बच रहा था। अभी जी, वो स्थिति बहुत ही भयानक है। मैं इसीलिए आपको बोल रहा हूं कि भारत की इंटेलिजेंस कम्युनिटी को ये टीवी से पता चला और इस पैक्ट के लॉन्ग टर्म में अगर सबसे ज्यादा कोई अफेक्ट होता है तो वो भारत है। इसका रियल इंपैक्ट अगर किसी पे आएगा तो वो भारत होगा। भारत अब इस तरह का कोई भी एडवेंचर पाकिस्तान के खिलाफ तो कर नहीं पाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी क्लियर हो गया था, इसके बाद तो बिल्कुल ही क्लियर हो गया। भारत बहुत ही नाजुक स्थिति में है व्हेन इट कम्स टू फाइंडिंग फ्रेंड्स, और जो फ्रेंड उन्होंने पिछले कुछ दिनों में बनाए वो कुछ नहीं कर पा रहे। इजराइल और अमेरिका, अमेरिका का तो अपना भी साइड से रख देते हैं। इजराइल अपने आप को नहीं बचा पा रहे, वो हमारी क्या मदद करेंगे। इजराइल के चक्कर में हमने अभी भारत इजराइल का सबसे बड़ा वेपन्स का एक्सपोर्टर है। भारत ने इजराइल को पिछले 6 महीने में खूब वेपन सप्लाई किए। एक खबर आई है जो चौंकाने वाली खबर है। पहले भी इस तरह की खबर आई थी जब पाकिस्तान में और सऊदी अरब के बीच में, ये अमेरिका ईरान युद्ध से पहले की बात है, एक डिफेंस एक मिलिट्री पैक्ट हुआ था। उस मिलिट्री पैक्ट में पाकिस्तान ने सऊदी अरब से ही वायदा किया था कि उसके ऊपर जब हमला होगा तो उसे अपने ऊपर हमला मानेगा और अपनी जो एटमी क्षमताएं हैं उन क्षमताओं का भी उसे इस्तेमाल करने की इजाजत देगा। ये एक बहुत बड़ी बात थी। ये दुनिया में पहली बार हुआ था कि एक देश ने किसी दूसरे देश से कहा होगा हमारे एटम बम आपके भी हैं, तो आपको जरूरत होगी तो आपके पक्ष में भी एटमी बम इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसा अमेरिका ने भी कभी नहीं कहा था, ऐसा रूस ने भी कभी नहीं कहा, चीन ने भी कभी नहीं कहा, ब्रिटेन और फ्रांस जो एटमी ताकतें हैं उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा था। भारत का तो ऐसे कहने का सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा कहा और ऐसा किया। ये अलग बात है कि वो एटमी वो करार धरा का धरा रह गया। जब सऊदी अरब के ऊपर ईरान ने अपनी मिसाइलें दागी तो पाकिस्तान तो कोई सऊदी अरब के पक्ष में एटम बम लेके आया नहीं, मतलब उसका कोई मतलब नहीं रह गया उस करार का, लेकिन करार हुआ था, ये बात सही है। अब उस करार से भी बहुत आगे बढ़कर खबर ये आई है कि मुस्लिम देशों के बीच में एक उस तरह का सैन्य संगठन बन रहा है, एक सैन्य संधि हुई है जो कि जैसी किसी जमाने में पश्चिमी देशों के बीच में हुई थी, जिसको हम लोग नाटो कहते हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो भारत के लिए भी बहुत चिंताजनक है और भारत को अपनी तमाम विदेश नीति, अपनी सैन्य क्षमता उसके हिसाब से कैलिब्रेट करनी पड़ सकती है। सारी दुनिया के लिए एक तरह का वो है, एक तरह की चुनौती है, सोचने के स्तर पर भी और करने के स्तर भी। मैं चाहता हूं कि आज नई परख के दर्शकों के लिए आप इस चुनौती के ऊपर प्रकाश डालें और उससे जुड़ी हुई जो संभावनाएं और अंदेशे हैं उनको डिकोड करें। विशाल जी। धन्यवाद अभय जी। अभय जी, आपने एकदम सही सवाल को पकड़ा है और आज की डेट में अंतरराष्ट्रीय स्थिति में या अंतरराष्ट्रीय पटल पे इस बात से बड़ा कोई डिस्कशन का मुद्दा नहीं है। टर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब का पैक्ट। मैं थोड़ा सा उसको पहले आपको उसके बारे में हल्का सा बताने से पहले मैं बताता हूं। अभय जी, आपको ध्यान है मैंने कई दिन पहले आपसे चर्चा में कहा था कि 15 अगस्त के आसपास अमेरिका फिर से युद्ध की तैयारी करेगा और मैं अनफॉर्चुनेटली मैंने ये भी कहा था कि शायद मेरी बात सही ना निकले तो तृतीय विश्व युद्ध की ओर अपन बढ़ जाएंगे उसके बाद। ये जो पैक्ट है मलक्का या मक्का का पैक्ट, मक्का एग्रीमेंट बोल रहे हैं उसको, मक्का डिफेंस एग्रीमेंट, ये पैक्ट
उस तृतीय विश्व युद्ध की पहली झलकी है। वर्ल्ड रीअलाइन हो रहा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये सबसे महत्वपूर्ण पैक्ट है। और इसके महत्वपूर्ण होने के कितने ज्यादा महत्वपूर्ण है मैं आपको भी बताता हूं, समझा, एक एक स्टेप बाय स्टेप करके। दूसरा, अमेरिका पूरी तरह से इसके अंदर अंधेरे में था। कुछ दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप साहब, आपको ध्यान हो, टर्की गए थे, नाटो की समिट टर्की में हैंडल हुई थी, होस्ट हुई थी। और वहां पे ट्रंप साहब गए थे और वहां पर लौटते में एर्दोगन साहब ने सबको पिस्टल और रिवॉल्वर गिफ्ट में दी थी। हर किसी का नाम लिखा हुआ वो रिवॉल्वर गिफ्ट में दी थी, मेड इन टर्की की। अबे जी, ये पैक्ट कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। आपने जो 2025 के पैक्ट की बात की, जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में हुआ था, वो उसी पैक्ट का बिल्कुल सेम पैक्ट था। बिल्कुल, इसीलिए मुझे याद भी आया वो वही पैक्ट है। और उसी पैक्ट का ये पहले वो बायलैटरल था, अब ये 3 देशों के बीच में ट्राइलैटरल पैक्ट हुआ। अबे जी, और इसमें अन्य मुसलमान देशों को भी निमंत्रित किया गया, आप भी आ जाइए। अबे जी, वो तो कहने की बात है, बट ये ट्राइलैटरल पैक्ट ही है। अच्छा। हाँ, ये पैक्ट कई मायने में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण इसकी स्थिति यह है कि ये पैक्ट नाटो की एक बहुत महत्वपूर्ण कंट्री से हुआ है, जो कि टर्की है। और टर्की नाटो की सेकंड नंबर की सबसे बड़ी आर्मी है। अगर अपन इस पैक्ट का रियल इंप्लीकेशन या रियल इंप्लीमेंटेशन होते हुए देखें भविष्य में, तो उसके हिसाब से ये मतलब निकालना चाहिए कि कल टर्की पे अगर कोई अटैक करता है तो नाटो भी अटैक करेगा क्या? अगर टर्की पे या पाकिस्तान पे या सऊदी अरब पे कोई अटैक करता है तो उस सूरत में नाटो भी सऊदी अरब और पाकिस्तान के समर्थन में आएगा क्या? ये पैक्ट के बहुत सारे मायने हैं अभी। भारत के लिए तो ये, खैर, भारत की विदेश नीति आजकल सरप्राइजेस की नीति ही रहती है। भारत में बांग्लादेश में क्या हो गया, भारत को एनडीटीवी से पता चलता है। नेपाल में जेएनजी मूवमेंट हो गया, सरकार बदल गई, वो एनडीटीवी से पता चलता है। भारत की जो पूरी क्या वर्ड यूज करना चाहिए, इंटेलिजेंस जो है वो एक अजीब लेवल की फेलियर कह लें या नॉन एग्जिस्टेंस कह लें, या आई डोंट नो किस स्टेज में है वो। भारत को इस पैक्ट के बारे में पता भनक तक नहीं पड़ी। भारत के लिए ये पैक्ट भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब मैं एक एक करके आपको इस पे अपन चलते हैं। पहले अपन समझते हैं इस पैक्ट के बारे में भाई। ये पैक्ट मक्का में साइन हुआ। इसको मक्का डिफेंस एग्रीमेंट पैक्ट बोल रहे हैं, जो नाटो के लाइन पे है। इसमें और नाटो के पैक्ट में बहुत महत्वपूर्ण अंतर है, जो आपने सही बोला एक बार। तो टर्की, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच ये जो पैक्ट हुआ है, ये मक्का में इसके ऊपर दस्तखत हुए हैं, इसीलिए इसे मक्का प्रतिरक्षा संधि या मक्का डिफेंस पैक्ट कहा जा रहा है। अबे जी, इसमें और नाटो में एक बहुत बड़ा अंतर है। नाटो जो पैक्ट था वो इज ए ब्रॉडर पैक्ट, डिफेंस एक छोटा सा एलिमेंट था। ये केवल और केवल डिफेंस का पैक्ट है। इसके अंदर 5 आर्टिकल है, 5 चारों में डिफाइन किया, और 5वें आर्टिकल में लिखा हुआ है कि एक कंट्री पे किया गया अटैक में दूसरी कंट्री पे अटैक माना जाएगा। विश्व में इस तरह के पैक्ट एग्जिस्ट करते हैं, चाइना और नॉर्थ कोरिया के बीच में है। एक जमाने में सिमिलर काइंड ऑफ पैक्ट चाइना, नॉर्थ कोरिया और फॉर्मर यूएसएसआर के बीच में था, और नाटो के बीच में तो है ही इस तरह का पैक्ट। अब इसको टर्की को लाने के पीछे क्या मानसिकता रही होगी, क्या जरूरत थी? अब है जी, जब लोगों को अपनी छतरी में छेद दिखना चालू हो जाते हैं तो लोग अब नई छतरियां खरीदना चालू कर देते हैं। अभी तक मिडिल ईस्ट की डिफेंस की जिम्मेदारी अमेरिका के हाथों में थी, खासकर सऊदी अरब की। सऊदी अरब और अमेरिका का पैक्ट था कि आप डॉलर में तेल खरीदेंगे और हम आपको डिफेंस देंगे। वो डिफेंस के बदले आज अमेरिका से सऊदी अरब दूर हटता हुआ टर्की और पाकिस्तान के पास जा रहा है, और टर्की के बहाने या रास्ते वो नाटो और यूरोप के अलाइज के पास जाने वाला है अपने डिफेंस के लिए। तो इससे एक बात तो क्लियर है भाई जी कि अमेरिका, मिडिल ईस्ट की सारी कंट्री अमेरिका को किसी तरह के डिफेंस प्रोटेक्शन प्रोवाइडर के रूप में नहीं देखते, और ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ी हार का, मतलब मध्य पूर्व जो है वो अमेरिका के हाथ से निकल गया है।
नहीं, पूरी तरह निकल गया, पूरी तरह निकल गया। इस पैक्ट में टर्की का आना और टर्की के रास्ते से पूरी नाटो कंट्रीज और यूरोप का एंट्री करना इस बात का सबूत है कि अब अमेरिका पे मिडिल ईस्ट भरोसा नहीं कर रहा है अपनी सुरक्षा और रक्षा के लिए। वो यूरोप के ऊपर तरफ देख रहा है और यूरोप से चाह रहा है कि आप हमारी रक्षा सुरक्षा करें। पहला तो इसका ये इम्पैक्ट है भाई। दूसरा इम्पैक्ट, इजराइल ने टर्की को बहुत बड़े बड़े थ्रेट दिए थे कि अब ईरान के बाद तुम्हारा नंबर है, नेक्स्ट टारगेट इज टर्की। और टर्की ने भी अमेरिका इजराइल को सीधे सीधे बोला था कि हम इस बार आर पार की लड़ाई टर्की से कर देंगे, तो सॉरी इजराइल से कर देंगे। अब जी इस पैक्ट का डायरेक्ट मैसेज जो है वो अमेरिका और इजराइल को भी कि अब टर्की के पास पहले भी न्यूक्लियर वो था अम्ब्रेला बिकॉज ऑफ नाटो, लेकिन हो सकता है वो अमेरिका की वजह से वो न्यूक्लियर अम्ब्रेला या वो न्यूक्लियर या सिक्योरिटी एश्योरेंस टर्की के काम नहीं आता। लेकिन अब जो पाकिस्तान के संग जो सऊदी अरब के संग पैक्ट हुआ है, इसके अंदर डेफिनेटली टर्की ने अपने आप को सुरक्षित और डबल सुरक्षित कर लिया। ये तो दूसरा इंप्लीकेशन। तीसरा इंप्लीकेशन है भाई जी, इंडिया के आने से पहले अबे जी अमेरिका का सऊदी अरब से तेल का एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा था। सऊदी अरब अमेरिका को करीब करीब 22-23%, कभी कभी 40% तक अपने तेल का अमेरिका को भेजता था। लास्ट ईयर अमेरिका और सऊदी अरब का जो डॉलर वाला पैक्ट था वो खत्म हुआ और उन्होंने कहा कि हम अब डॉलर में तेल नहीं बेचेंगे, हम अब 20% तेल विल स्टार्ट सेलिंग इन यूआर। लास्ट मंथ मतलब जुलाई में सऊदी अरब से अमेरिका जो तेल गया है वो मात्र ₹0 का गया है। ₹1 का एक्सपोर्ट नहीं हुआ है सऊदी अरब से अमेरिका तेल। इसका मतलब डॉलर का जो पतन था वो अब रियलिटी बनता जा रहा है। ये बहुत बड़ा साइन है अबे जी। तो इस पैक्ट का उस डी डॉलराइजेशन से भी एक लेना देना है। अब आते हैं अपन हिंदुस्तान पर। तो भारत तो शायद मेरे ख्याल से इस बार उनको पता चला होगा या तो अल जजीरा से या CNN से, उनको उस टीवी चैनल से पता चला होगा कि ऐसा पैक्ट हो रहा है। बट एनीवे पैक्ट हुआ। अब अभय जी भारत के सामने बहुत सारी चुनौतियां खड़ी हो गई हैं इस पैक्ट के बाद, क्योंकि भारत के पड़ोसी का एक ऐसे पैक्ट में चला गया है जिसमें से अब भारत को किसी भी तरह का इंगेजमेंट करने से पहले 1000 बार सोचना पड़ेगा पाकिस्तान से। भारत एक परमाणु शक्ति है, बड़ी देश है। मुझे लगता है भारत को अपने विदेश नीति बहुत ही सही ढंग से करना चाहिए और मैं स्पष्ट रूप से कहने को तैयार हूं अभी की जो विदेश नीति है भारत की वो बिल्कुल भी सही नहीं है। वो इस पैक्ट के बाद से भारत का 8-10 साल से किया गया पेड़ जिसमें भारत तेल डाल रहा था या भारत जिसमें पानी डाल रहा था वो खराब हो गया। एक भारत की विदेश नीति I2U2 वो भी इसके बाद खत्म हो गई। अब उसका I2U2 में से एक I चला गया और एक U चला गया। तो भारत को अपनी नई विदेश नीति को फिर से रियलाइन करना पड़ेगा वर्ल्ड में। अब I2U2 का आपने एक बार पहले खोल के बताया था, नई परत के दर्शकों को वो भूल गए होंगे, एक बार फिर से बता दीजिए कि I2U2 का मतलब क्या है। I2U2, हाँ, I मतलब इंडिया इजराइल, U2 मतलब US एंड UAE। तो अब इसमें अभय जी मैंने क्यों बोला कि एक I और एक U चला गया। अभय जी क्या है कि इजराइल और अमेरिका दोनों मिलके मिडिल ईस्ट के देशों की सुरक्षा नहीं कर पाए, तो वो भारत की सुरक्षा क्या करेंगे। जब मिडिल ईस्ट के लोग ही उन पर भरोसा नहीं कर रहे तो भारत के लोग उन पर क्या भरोसा करेंगे। और क्या करना चाहिए, दोनों देश मिलके इजराइल और अमेरिका दोनों मिलके मिडिल ईस्ट के देशों को वो सुरक्षा प्रदान नहीं कर पाए जिसकी वो गारंटी और पैसे ले रहे थे हर महीने। हर साल अलग टैक्स ले रहे थे और हर महीने रॉयल्टी अलग ले रहे थे। तो वो तो हो गई खत्म भारत। और इस पैक्ट के बाद तो बहुत ही अजीब सी स्थिति बन जाएगी। इसके मल्टी डायमेंशंस हैं, वो इस 2-3-4 घंटे में खत्म भी नहीं हो सकते, इतने ज्यादा डीप डायमेंशंस हैं। भारत के सामने रियली चुनौतीपूर्ण स्थिति खड़ी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग टाइम है, जो मुझे लगता है सही मायने में एक टेस्टिंग टाइम होता है वो अब शुरू हुआ है, खासकर इस पैक्ट के बाद से।
एक जरा सी गलती या एक जरा सा गलत निर्णय भारत को एक अजीब स्थिति में पहुंचा सकता है भाई जी। मेरे हिसाब से नवंबर के महीने में विश्व अमेरिका के चुनाव के बाद या तो तृतीय विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ा होगा या एक अजीब स्थिति में खड़ा होगा। मुझे इसका क्लियर इंडिकेशन नहीं आ पा रहा है। चाइना का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है उस नवंबर के बाद की स्थिति में, और ये तो स्थिति है उस पैक्ट की। अच्छा, अब ये जो मक्का पैक्ट हुआ है, अगर व्यवहारिक रूप से देखें, हो सकता है आपको मेरी बात कुछ क्रूड मतलब अधकचरी लगे बात, क्योंकि मैं विदेश नीति का छात्र नहीं हूं, उसके बारे में मेरा ज्ञान उतना नहीं है, इतना अन्य क्षेत्रों के बारे में है। जैसे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में मान लीजिए कोई विवाद होता है, जो कि अक्सर होता रहता है। कोई नहीं जानता कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कब कोई विवाद हो जाए और उस विवाद में फौजें भी शामिल हो जाए। मतलब बिल्कुल, हाँ, ये तो कभी भी हो सकता है। बिल्कुल, हाँ, तो जैसे ही ये विवाद होगा और पाकिस्तान गड़बड़ी करेगा, वो अपने घुसपैठिए भेजेगा या अपने आतंकवादी भेजेगा, भारत के अंदर खून खराबा करेगा, भारत उसके बदले में कोई जवाबी कार्रवाई करेगा, करना भी चाहिए, क्यों नहीं करेगा, मैं भी सहमत हूं इस बात से। तो उस स्थिति में सऊदी अरब तो छोड़ दीजिए, सऊदी अरब के पास ऐसा कुछ है नहीं तीर मारने के लिए, लेकिन तुर्की एक बड़ी ताकत है दुनिया की। तुर्की की जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो भी एक बड़ी दुनिया की तगड़ी डिफेंस इंडस्ट्री है। वो बहुत बड़े पैमाने पर ड्रोन्स बनाते हैं। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो ड्रोन का इस्तेमाल किया था वो तुर्की के बने हुए ड्रोन थे। तो तुर्की फिर पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा होगा खुलकर। चीन वैसे भी पाकिस्तान के पक्ष में है, तो वो स्थिति तो भारत के लिए बहुत नाजुक हो जाएगी। अभी जी इसी नाजुक स्थिति पे किसी तरह का बात करने से मैं बच रहा था। अभी जी वो स्थिति बहुत ही भयानक है। मैं इसीलिए आपको बोल रहा हूं कि भारत की इंटेलिजेंस कम्युनिटी को ये टीवी से पता चला, और इस पैक्ट के लॉन्ग टर्म में अगर सबसे ज्यादा कोई अफेक्ट होता है तो वो भारत है। इसका रियल इंपैक्ट अगर किसी पे आएगा तो वो भारत होगा। भारत अब इस तरह का कोई भी एडवेंचर पाकिस्तान के खिलाफ तो कर नहीं पाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी क्लियर हो गया था, इसके बाद तो बिल्कुल ही क्लियर हो गया। भारत बहुत ही नाजुक स्थिति में है व्हेन इट कम्स टू फाइंडिंग फ्रेंड्स। और जो फ्रेंड उन्होंने पिछले कुछ दिनों में बनाए वो कुछ नहीं कर पा रहे। इजराइल और अमेरिका। अमेरिका का तो अपना भी साइड से रख देते हैं। इजराइल अपने आप को नहीं बचा पा रहे, वो हमारी क्या मदद करेंगे। इजराइल के चक्कर में हमने अभी भारत इजराइल का सबसे बड़ा वेपन्स का एक्सपोर्टर है। भारत ने इजराइल को पिछले 6 महीने में खूब वेपन सप्लाई किए। भारत ने सप्लाई किए इजराइल को? भारत ने इजराइल को सप्लाई किए? अच्छा, भारत ने इजराइल को सप्लाई किए, वो पब्लिक इंफॉर्मेशन। तो कौन से वेपन थे सप्लाई किए गए? लॉन्ग शॉर्ट रेंज मिसाइल्स, वो मिसाइल बनाने का रॉ मटेरियल, बुलेट्स, तोप के गोली वगैरह वगैरह, ड्रोन्स वगैरह वगैरह, बहुत बड़ी संख्या में किए हैं भाई। 5600 शिपमेंट भेजी, बिग क्वांटिटी। आपने एक ऐसे देश से दोस्ती करी, उसके बदले में आपको पूरे मिडिल ईस्ट के देशों से दुश्मनी मिली।